हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना न्यू चैप्टर और नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। न्यू चैप्टर है हमारे डीसी सर्किट्स, जो कि इलेक्ट्रॉनिक से ही है और इसमें हम जो है कुछ नई चीज़ें पढ़ेंगे। तो चैप्टर है तो छोटा सा, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें बहुत अहम हैं कि हमें आगे जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ये सब चीज़ें पढ़ते हैं तो उसको समझने में हमें आसानी होती है। कुछ चीज़ें इसमें स्मॉल भी हैं। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना टॉपिक। छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं जिसमें हमें बताना है कि ये सब होता क्या है। इलेक्ट्रिक करंट, जैसे कि हम इलेक्ट्रिक करंट के नाम से भी वाकिफ़ हैं, इसी तरीके से करंट डेंसिटी है या रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है और रेजिस्टेंस क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है। ये हमें अगर देखा जाए तो हमें आम तौर पे ये छोटी-छोटी चीज़ें पता हैं। लेकिन इनका असल प्रोसेस क्या, कुछ चीज़ें इसमें एडवांस फॉर्म में भी आती है। तो होता क्या है, ये क्या हम इलेक्ट्रिक करंट तो जानते हैं हम, होता क्या है। हमारे पास करंट जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक इलेक्ट्रिक करंट होता है, एक कन्वेंशनल करंट होता है। इलेक्ट्रिक करंट को हम नॉर्मली जो है देख रहे होते हैं। कन्वेंशनल करंट की हम बात तब करते हैं जब हम जो है एक डायोड की बात करते हैं, जैसे पी एन जंक्शन डायोड है, सेमीकंडक्टर डायोड्स की बात करते हैं। और ये 2 टाइप्स करंट की मैंने क्यों बात की, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन और कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन में डिफरेंस होता है। दोनों जो है डायरेक्शंस के ऊपर अपने डायरेक्शन की वजह से इनमें फ़र्क होता है और कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास है, इसमें हम जैसे कि जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट यानी करंट को हम किससे डिनोट करते हैं, सिंबल आई से। और कोई भी पार्टिकल्स है, कोई भी सरफेस है, उसमें 1 सेकंड में जितने नंबर ऑफ चार्जेस, जितने चार्जेस पास होंगे, जितने चार्जेस गुजरेंगे, वो क्या उसका करंट है। इसका मतलब है कि आपके पास करंट क्या है, चार्ज पर यूनिट टाइम। यानी आपके पास 1 सेकंड में जितने चार्जेस ऑफ कूलम्स गुजरेंगे, वो उसका क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। For electric current in a wire, we take dq to be the charge that passes through a cross section in the time dt. अब उन्होंने dt की बात की और dq की बात की है कि I बराबर है dq अपॉन dt। यहाँ पर जो है हमें क्वेश्चन वन में जो दिखाया जा रहा है, असल में वो क्या है, डिफरेंस डेरिवेटिव है आपके पास चार्ज का और टाइम का। अब एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने एक चीज दी है, द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ गार्डन। अगर हम पानी जो है गार्डन में जो बहाते हैं, फ्लो करते हैं, डज नॉट राइज टू एन इलेक्ट्रिक करंट अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशन। यानी ये वो इतना दूर तक नहीं जाता है, जैसे कि करंट को जितनी बड़ी वायर होगी उतना वहां तक जाएगा। लेकिन फ्लो ऑफ करंट की कोई भी जो है लेकिन फ्लो ऑफ करंट की तो जो है आपको जितनी उसने एक लिमिट दी हुई है उसमें उतने में से गुजरेगा। लेकिन जो आपके पास वाटर है, वाटर तो आप जिसको जितनी स्पेस मिलेगी वो दूर तक चला जाएगा। इसका मतलब है, to according to our definition, because electrically neutral molecules flowing across any surface carry equal positive and negative charges। यानी अब इन्होंने बात की है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। न्यूट्रल से मतलब ये समझ में आता है कि आपके पास वो चार्ज, जो चार्जेस हैं उन पे कोई चार्ज नहीं है, ना वो पॉजिटिव है वो चार्जलेस है। अगर वो किसी भी सरफेस से फैले हैं, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव हैं, तो अगर मैं उसका नेट फ्लो चार्ज निकालूंगी तो पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस को आपस में माइनस करूंगी तो वो क्या होंगे, वो असल में आपके पास जीरो आएगा। और अगर मैं इक्वेशन वन को देखूं तो इक्वेशन वन से मेरे पास जो है करंट का यूनिट दिया जाता है। आपके पास जो चार्ज होता है उसको हम जो है यूनिट देते हैं कूलम, और टाइम का ये यूनिट होता है सेकंड होता है। तो इस तरीके से आपके पास करंट का यूनिट क्या आ गया, कूलम पर सेकंड। लेकिन करंट को जो है डिस्कवर जिसने किया था, इसकी डिस्कवरी पे जिसने काम किया था, उसने अपने नाम से ही जो है करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को जो है उसका यूनिट दे दिया था एम्पेयर। जो ऐसा यूनिट है करंट का, एम्पेयर है। और करंट चूंकि एक बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में से एक है, तो उसकी डायमेंशंस भी है। अब जो हमारे पास 3 क्वांटिटीज होती हैं, लेंथ, मास और टाइम, ये तो हमारे पास वो क्वांटिटीज हैं जो कि इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज से होकर आई हैं। लेकिन इनका अगर हम यूनिट की बात करें तो हम इसको यहाँ पर रख के, चार्ज का यूनिट एक अलग हो जाता है, तो वहां से हम करंट की जो है वो डायमेंशंस नहीं निकाल सकते। तो करंट की डायमेंशन खुद अपने यूनिट्स आती है, यानी हम इसके जो है यूनिट के लिए कैपिटल ए का यूज करते हैं। तो इसकी जो डायमेंशंस है वो भी क्या है, ए है, कैपिटल।
द नेट चार्ज दैट पासिस थ्रू द सरफेस इन एनी टाइम, यानी हमने एक सरफेस ले लिया, उस सरफेस पे चार्जेस फैले हुए हैं, तो अब वो चार्जेस जिस तरह भी फैले हुए हैं, अब वो मैं ये कह रही हूँ कि वो नेट चार्ज, जितना चार्ज उस टाइम में से फ्लो हो रहा है, इज फाउंड बाय इंटीग्रेटिंग द करंट। मैं उसको कैसे फाइंड करूंगी, मैं इंटीग्रल अप्लाई कर दूंगी। यानी अगर मुझे चार्जेस फाइंड करने, कोई एक सरफेस है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा हाथ है, इस पे चार्जेस मेरे पास बहुत सारे हैं, बहुत सारे चार्जेस हैं। अब मुझे नहीं पता, या मैं ये कहूँ कि इस पे जितना भी करंट फ्लो हो रहा है मेरे हाथ पे, एक सेकंड में कितने चार्जेस मेरे हाथ पर फैले हुए हैं इस पूरे सरफेस पे इन फॉर्म ऑफ करंट, मुझे वो फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगी, उस पूरे सरफेस का, उस पर क्या करूंगी, मैं इंटीग्रल अप्लाई कर दूंगी। तो इंटीग्रल अप्लाई करूंगी तो मेरे पास चार्जेस बनेंगे, कितने चार्जेस आ रहे हैं। इफ द करंट इज कांस्टेंट इन टाइम, अगर कांस्टेंट करंट जो है कांस्टेंट हो जाए टाइम के हिसाब से, तो इसका मतलब है कि देन द चार्ज दैट फॉलोज इन टाइम डिटरमाइन द करंट आई अकॉर्डिंग टू। अगर आपके पास बात वो ये क्वेश्चन नंबर 1 को ही हमने लेके किया है कि अगर आपके पास करंट कांस्टेंट हो जाए टाइम के हिसाब से, तो जो चार्ज आपके पास फ्लो हो रहा है एक सेकंड में, उसको आप फाइंड कर सकते हैं इसी इक्वेशन से, जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने बात की कि आपके पास चार्ज बराबर है Q अपॉन टाइम के, लेकिन वो आपके पास डेरिवेटिव की फॉर्म में था। लेकिन यहाँ पर आई हमारे पास किस फॉर्म में है, Q अपॉन टी के फॉर्म में। ये असल आपके पास करंट का फॉर्मूला होता है। द इलेक्ट्रिक करंट आई इज द सेम फॉर ऑल क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, आपके पास किसी भी, कोई भी आप कंडक्टर ले लीजिए, उसका कोई भी एरिया, अगर आप किसी भी एरिया पे करंट का फ्लो फाइंड करना चाहेंगे, तो पूरे आपके पास कंडक्टर में जितना भी करंट फ्लो हो रहा होगा, हर पार्ट पे, हर एरिया पे आपको कांस्टेंट मिलेगा। तो यानी मैंने यही बात की ना कि आपने कोई भी पॉइंट ले लें, फॉर एग्जांपल आपने कंडक्टर का एक फ्लैट एंड ले लिया, एक कर्व पार्ट ले लिया, ये दूसरा कर्व एंड ले लिया, तो जो जो पार्ट्स आप लेंगे पूरे कंडक्टर में, जितना करंट फ्लो हो रहा है, हमें हर पार्ट पे, हर जगह पे, हर पॉइंट पे वो कांस्टेंट मिलेगा, चाहे हम जितना भी एरिया लेना चाहें। द डायरेक्शन ऑफ करंट, अब करंट की डायरेक्शन की बात आती है, तो करंट की डायरेक्शन को मैं कुछ अलग तरीके से बता देती हूँ। अच्छा, जब हम करंट के डायरेक्शन की बात करते हैं, तो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों होते हैं। ऑल्दो इन मैटर्स द चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन, मैटर्स में जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है बहुत फ्री होते हैं, और जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देते हैं, इसमें ज़्यादातर आपके पास मेटल्स ही होते हैं। और इन गैशियस कंडक्टर, यानी कि प्लाज्मा जो होता है, जो आयनाइज्ड फॉर्म, उसमें भी आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव आयंस दोनों किस्म के पाए जाते हैं। तो इसका मतलब है जो गैसियस कंडक्टर्स हैं वो भी हमारे पास क्या है, वो भी इलेक्ट्रिक करंट को पास कर सकते हैं। अब बात हो रही थी करंट की डायरेक्शन की। तो करंट की डायरेक्शन होती क्या है आपके पास, हमारे पास बेसिकली होता क्या है, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है द डायरेक्शन ऑफ करंट इज द डायरेक्शन दैट पॉजिटिव चार्जेस वुड मूव even if the actual charge carrier are negative. If the charge carriers are negative, they simply move opposite to the direction of current arrow. अभी आपको ये दिखाते भी हैं डायग्राम से कि ये कह रहे हैं कि करंट हमेशा किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, जिस डायरेक्शन में आपके पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करें। और अगर उस कंडक्टर में नेगेटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं, लेकिन वहां पर करंट का फ्लो है, करंट वहां फ्लो कर रहा है, तो करंट हमेशा क्या करेगा, नेगेटिव चार्जेस के ऑपोजिटली मूव करेगा। और जो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है आपके पास, जिस डायरेक्शन में आपके पास करंट होगा, उसी डायरेक्शन में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब ये देख लीजिए, ये एक डायग्राम है जिसमें जो है हमें जो दो डायग्राम दी हुई है, ये डायग्राम ऐसी है, इसमें जो है ये जो कंडक्टर है, इसमें मौजूद जो मॉलिक्यूल्स हैं, इस वक्त ये रेंडम मोशन में, यहाँ पर हमने इसको किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया, इस वक्त सिर्फ यहाँ पर चार्जेस मौजूद हैं, ठीक है, ये आपस में सिर्फ टकरा रहे हैं। इसका एक पार्ट दिखाया हुआ है इन्होंने कि ये अगर का पार्ट है, तो यहाँ पर जो है आपस में सिर्फ टकरा रहे हैं। अब अगले पार्ट में हमने क्या किया, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, इसके दोनों टर्मिनल्स को, कंडक्टर्स के दोनों एंड्स को बैटरी के नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। अब जैसे ही हमने बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट किया, पोटेंशियल अप्लाई किया, तो क्या हुआ कि जब इस जो मॉलिक्यूल्स थे जो कि रैंडम मोशंस पे थे, अब उनको एनर्जी मिली, तो क्या हो गया, वो अलाइन हो गए। अलाइन होने की वजह से जो है उनकी मूवमेंट जो है एक खास पर्टिकुलर डायरेक्शन में होने लगी। अब यहाँ पर जो है हमारे पास नेगेटिव चार्जेस मौजूद है,
अब देखिए आप यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस मौजूद होंगे। कंडक्टर्स में क्या होते हैं, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा तादाद में होते हैं, तो उनको क्या होगी, वो हमेशा नेगेटिव चार्जेस नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। और ये जो आपके पास इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है, ये आई, ये जो दिखाई हुई है, ये आपके पास असल में किसकी डायरेक्शन दिखाई हुई है, ये आपको इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन दिखाई हुई है, ये आई। और जिस डायरेक्शन में आपके पास इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी, उसी डायरेक्शन में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होगी। इसका मतलब है करंट हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को फॉलो करेगा, या मैं कहूँ दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन को फॉलो करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर कंडक्टर्स में हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस तो होते हैं, लेकिन नेगेटिव चार्जेस जो कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्सिस में मौजूद होते हैं। तो होता क्या है कि आपके पास नेगेटिव चार्जेस हमेशा ऑपोजिट मूव करेंगे। जो ऑपोजिट मूव करेंगे तो करंट की डायरेक्शन हमेशा उसके ऑपोजिट होगी, और वहां पर जाहिर है इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेगेटिव चार्जेस की डायरेक्शन के ऑपोजिट ही होगी। अब हमारे पास आ जाते हैं है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट डेंसिटी बहुत आसान सी चीज है। अगर मैं आप लोगों को इसमें एक डायग्राम दी हुई है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अलग अलग दिखाए हुए इन्होंने, ठीक है। अब हमारे पास करंट डेंसिटी होता क्या है, पहले तो डेंसिटी समझ लेते हैं कि डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी हमारे पास हम ये फाइंड करते हैं कि हमें अगर कोई सरफेस दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी सरफेस दिया है या कोई हमें ऑब्जेक्ट दे दिया है, उस ऑब्जेक्ट का कितना मास है और उसे कितनी जगह घेरी हुई है, वो क्या उसका डेंसिटी हो जाएगी। यानी अगर मेरा हाथ है, मेरे हाथ है तो मैं इसका एरिया फाइंड कर सकती हूँ। मेरे हाथ पे जितने भी चार्जेस है, तो इसका मतलब है चार्ज पर यूनिट एरिया। ये क्या होती है आपके पास, ये आपके पास होती है एरियल चार्ज डेंसिटी। तो इसी तरीके से अब आपके पास आती है करंट डेंसिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई कंडक्टर है, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो मैंने कोई भी एक ऐसा पॉइंट ले लिया, कोई भी ना एक ऐसा पार्ट ले लिया, यानी वो मैंने उसका एरिया ले लिया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया यानी वेक्टर एरिया हो जाएगा। उस वेक्टर एरिया में से जितना भी करंट पास हो रहा होगा, वो असल में क्या होगा, उसका करंट डेंसिटी होगी। or the current I is a characteristics of a particular conductor, because why, because it is conductor जो है best पार्ट होते हैं आपके पास इलेक्ट्रिसिटी, इट इज अ माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी। और एक मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है, जैसे कि आपके पास किसी ऑब्जेक्ट का मास होता है, किसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, या फिर किसी रॉड की लेंथ होती है। A related microscopic quantity is the current density। इसी तरीके से आपके पास एक माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी होती है करंट डेंसिटी, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी की मैंने ये बात क्यों की, मैंने वेक्टर क्वांटिटी की बात इसलिए की क्योंकि आपके पास जब हम करंट फाइंड कर रहे होते हैं, करंट डेंसिटी में हमारे पास जो फॉर्मूला आता है आई का, करंट का, वो आता है जे डॉट ए। जे आपके पास जो है, मैंने आपसे क्या बात की कि मैंने एक कंडक्टर ले लिया, उसमें से मैं करंट पास करा रही हूँ, तो मैंने उसका एक छोटा सा पार्ट ले लिया कि उस छोटे से पार्ट में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके वेक्टर एरिया की डायरेक्शन और उसमें जो करंट गुजर रहा है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में, तो वो उसका क्या पार्ट हो गया, वो आपके पास करंट, जो करंट की भी एक मखसूस डायरेक्शन है, तो जो करंट की डायरेक्शन है असल में वो किसकी डायरेक्शन है, आपके पास करंट डेंसिटी की डायरेक्शन है। करंट डेंसिटी के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं वो होता है जे का, जे सिंबल से हम उसे डिनोट करते हैं। इसकी एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है कि जब हम फॉर एग्जाम्पल हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं, कि हमारे पास एक सरफेस है, एक पेपर है, शीट है, एक पेपर है, अगर मैंने उसको वर्टिकल रखा हुआ है और मैंने उसका एक पार्ट ले लिया, उसमें से जितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस गुजर रही हैं, लेकिन मैंने एक एरिया ले लिया, उसका एक छोटा सा एरिया ले लिया, और अब मैं उस एरिया में से जितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस गुजर रही हैं, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लूँ तो वो क्या बनेगा, मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरे पास जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं। क्यों एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया दोनों हमारे पास किस डायरेक्शन में होते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं, क्योंकि जो मैं वेक्टर एरिया ले रही होती हूँ उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन सेम होती है। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपके पास क्या है, वेक्टर है, और वेक्टर एरिया भी आपके पास क्या है, वो भी वेक्टर है। तो दोनों वेक्टर्स क्वांटिटीज का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लेती हूँ तो रिजल्ट में मेरे पास एक स्केलर क्वांटिटी आती है। इसी तरीके से करंट डेंसिटी की जब मैं बात करती हूँ कि मैंने कंडक्टर ले लिया, उस कंडक्टर से मैंने जितना भी करंट फ्लो हो रहा है, तो मैंने उसका एक छोटा सा पार्ट ले लिया, उसका वेक्टर एरिया मेरे पास उसका एरिया कितना है, उसका वेक्टर एरिया को मैंने नाम दे दिया कि वो ए है। और अब उस एरिया में से जितना भी करंट पास हो रहा है, उस करंट की डायरेक्शन असल में वो करंट डेंसिटी है और वेक्टर एरिया,
ये दोनों क्या है मेरे पास, वेक्टर क्वांटिटी। अब उन दोनों वेक्टर क्वांटिटी की भी जो है मेरे पास क्या है, अगर मैं उनका डॉट प्रोडक्ट लूँ तो डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करके मेरे पास जो क्वांटिटी आएगी वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी, और वो स्केलर क्वांटिटी मेरे पास क्या होगी, करंट होगा। अगर आप इस इक्वेशन को देखें, आई करंट बराबर है इंटीग्रल, इंटीग्रल इसलिए बताया क्योंकि कंडक्टर्स में हमारे पास नंबर ऑफ पार्ट्स एरिया वेक्टर एरिया होते हैं, तो इसलिए हमने इंटीग्रल अप्लाई किया। करंट डेंसिटी आपके पास जो है जाहिर है फिर जे डॉट डी ए, और वेक्टर में मुझे पता है कि अगर मैं किसी डॉट प्रोडक्ट को अगर मैं किसी ओपन करूंगी तो वो मेरे पास उससे जो एक नई क्वांटिटी मेरे पास सामने आएगी वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी। अगर मैं इसी फॉर्मूले को उलट दूं तो मेरे पास जो है करंट डेंसिटी किसके बराबर आ जाएगी, करंट अपॉन एरिया। ये करंट पर यूनिट एरिया, यानी एक एरिया ले लिया मैंने, उसमें से उस एरिया में से 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में से जितना भी मेरे पास करंट फ्लो हो रहा है वो उसकी क्या है, करंट डेंसिटी है। जैसे एक वॉल्यूम लिया है मैंने, 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम ले लिया, और उसमें से उसका मास जितना है, उतनी जितनी जगह घेरी है उसका मास जितना है, वो किसकी क्या है, डेंसिटी है। और ये क्या होती है, इफ द करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अक्रॉस द कंडक्टर इन क्रॉस सेक्शन एरिया इन फिगर 2 द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट डेंसिटी ऑफ ऑल पॉइंट दैट क्रॉस सेक्शन एरिया। यानी अगर आप ये देखिए, इससे आपको ये पता चल रहा होगा कि यहाँ पर जो है आपके पास है क्या। अच्छा, जब हम करंट डेंसिटी की बात कर रहे थे, हमारे पास इस आपने ये कंडक्टर लिया हुआ है, इस कंडक्टर में चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हैं, इसकी लेंथ आपके पास एल है। अब देखिए इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है, ये ब्लैक से जो सिंबल बने हुए हैं, ये ब्लैक कलर में जो है आपके पास ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, और ये जो नेगेटिव से हमें पता चल रहा है कि जो व्हाइट है वो वाले हैं वो नेगेटिव चार्जेस हैं। अब अगर आप देखिए यहाँ पर वीडी भी लिखा है, वीडी असल में आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें क्या करती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये करती है कि आपके पास जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। जब आप किसी भी कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो उनको पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो चार्जेस मौजूद होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस पे चार्जेस मौजूद होंगे। तो जो नेगेटिव चार्जेस होंगे उनको एक ड्रिफ्ट मिलता है, यानी वो क्या करता है कि आपके पास पॉजिटिव चार्जेस तो आपके पास एक खास डायरेक्शन में मूव करते हैं, नेगेटिव चार्जेस के ऑपोजिट मूव करते हैं। पॉजिटिव चार्जेस की वजह से वहां पर क्या होती है, हमने वही बात की कि इलेक्ट्रिक करंट की उसी भी करंट इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन भी वही होती है जो आपके पास पॉजिटिव चार्जेस की होती है। लेकिन जो आपके पास और फिर जो आपके पास जाहिर है इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है वही उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। लेकिन जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं, नेगेटिव चार्जेस जो है ऑपोजिटली मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जो आपके पास आपने पोटेंशियल अप्लाई किया वो उसको वो उसकी वजह से जो पोटेंशियल मिलता है, जाहिर है वो काइनेटिक एनर्जी वहाँ पर डेवलप हुई है, और तो वो उसको ड्रिफ्ट करते हैं, उसके मोशन को ड्रिफ्ट करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर एक और जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको उनकी स्पीड को हम कहते हैं कि वो क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है इसकी जो डायरेक्शन होती है वो बिल्कुल सेम डायरेक्शन होती है जिस डायरेक्शन में आपके पास नेगेटिव चार्जेस की मूवमेंट होती है। Where dA is an element of surface area and integral is done over the surface in questions, यानी जो ऊपर हमें बात दी हुई है वही चीज दी हुई है कि आपके पास वेक्टर एरिया is taken to be perpendicular to the surface element such that J dot A is positive। अगर आप वेक्टर एरिया को परपेंडिकुलर लेंगे किसके, सरफेस एलिमेंट के। अगर आपने जो सरफेस दिया हुआ है आपका सरफेस, फॉर एग्जांपल जैसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़ते हैं कि आपके पास सरफेस जो है आपके पास जिस तरीके से रखा हुआ है, आपका वेक्टर एरिया हमेशा उसके परपेंडिकुलर होता है। तो इसी तरीके से यहाँ भी यही है। तो इसका मतलब है कि उस एरिया में से जितना करंट गुजर रहा होगा उस करंट की डायरेक्शन जो है असल में मेरे पास क्या होगी, उस करंट की डायरेक्शन वो करंट, और मेरे पास उस वेक्टर एरिया में से जितना करंट गुजर रहा है वो उसका क्या है, वो उसका करंट डेंसिटी है। और जो डायरेक्शन उसकी होती है असल में वो करंट डेंसिटी वो जो डायरेक्शन होती है वो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होती है जो करंट की डायरेक्शन होती है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट मेरे पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, गिविंग अ पॉजिटिव करंट। इसी तरीके से हमें करंट भी पॉजिटिव मिला। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट्स अ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल रही है F इज टू माइनस ई ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जो है उसकी डायरेक्शन जो है पॉजिटिव ऑपोजिट होगी, या यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस हुई है, लेकिन नेगेटिव चार्जेस जो कि ऑपोजिट मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की जो कंडक्टर्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की जो फोर्स लग रही होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होने की वजह से यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। देन दिस फोर्स डज नॉट प्रोड्यूस अ नेट एक्सेलरेशन, और ये जो है फोर्स नेट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करेगी।
क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या हैं, दोनों ऑपोजिटली मूव कर रहे हैं और एक दूसरे से टकरा रहे हैं लेकिन ऑपोजिटली मूव कर रहे हैं। अब ये क्या है, रेजिस्टेंस है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि रेजिस्टेंस के नाम से हर रेजिस्ट, अपोज करना, यानी रुकावट बनना, यानी किसी भी चीज की मूवमेंट में कोई भी अगर रुकावट क्या होती है, रास्ता रोकना। इफ वी अप्लाई, अब यहाँ पर हम फिजिक्स में इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। अब रेजिस्टेंस यहाँ पर मुख्तलिफ तरीके की हो सकती है। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई मोटा आदमी है, उसमें रेजिस्टेंस क्या होगी, भागने में उसको रेजिस्टेंस होगी इसका मोटापा। कोई अगर फॉर एग्जाम्पल कोई जाहिर है ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। और कोई मोटा आदमी होगा वो वेट ज़्यादा नहीं उठा सकेगा आसानी, और ना आसानी भाग सकेगा। तो ये सब चीज़ें उसके इन सब चीज़ों में रुकावट क्या है, उसका वेट उसकी रुकावट है। तो उसका मतलब है रेजिस्टेंस उसका क्या है, उसका मोटापा, उसका फैट होना। अब हम जो फिजिक्स की उसमें फॉर्म में पढ़ रहे हैं कि रेजिस्टेंस असल में क्या है। कोई भी कंडक्टर, कोई भी मेटल होता है, कोई नॉन मेटल होता है, वहां पर हमारे पास अगर मुझे उस मटेरियल में से क्या है, अगर फॉर एग्जांपल कोई कंडक्टर है, अगर मैं उसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर रही हूँ तो वहां पर से करंट गुजरेगा। लेकिन वहां पर जब करंट गुजरेगा, वो करंट जो है आसानी से नहीं गुजर जाएगा। उस करंट के गुजरने में उसको कुछ ना कुछ रुकावट का सामना करना पड़ेगा। अब वो रुकावट क्या होगी, वो रुकावट उस मटेरियल की क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी, यानी रेजिस्ट कर रहा होगा, करंट का फ्लो जो है रेजिस्ट होगा। क्यों रेजिस्ट होगा, क्योंकि उस मटेरियल की एक खास रेजिस्टेंस होगी। वो रेजिस्टेंस क्या करेगी, वो रेजिस्टेंस ये करेगी कि उस करंट के फ्लो में रुकावट बनेगी। और अगर वो रेजिस्टेंस उस मटेरियल की कम है तो उसका मतलब है वो मटेरियल उतना ही अच्छा कंडक्टर है जो आसानी से करंट को फ्लो करा सकता है। इसका मतलब है वहां पर कंडक्टिविटी हाई है। इसका मतलब है कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस आपके पास क्या है, या मैं कहूँ रेजिस्टेंस के साथ दूसरा वर्ड मैं यूं यूज करूंगी, कंडक्टिविटी नहीं तो कंडक्टेंस यूज कर सकती हूँ कि उस मटेरियल की जो कंडक्टेंस है वो रेजिस्टेंस के मुकाबले में ज्यादा अच्छी है, जिसकी वजह से उस कंडक्टर में से आसानी से करंट फ्लो हो सकता है। If we apply some potential difference between the atom geometrical shapes similar rods of copper और कॉपर एंड ऑफ वुड, अगर मैंने एक कॉपर ले लिया और एक मैंने ले लिया वुड, उन दोनों में से मैं करंट पास करवाऊं तो क्या होगा, ठीक है। लेकिन उसमें करंट पास करवाने से पहले मैंने क्या किया कि मैंने एक कॉपर रॉड ली और एक मैंने वुड की रॉड ली। अब दोनों के मैंने सेम पोटेंशियल अप्लाई किया। कॉपर जो है एक कंडक्टर है और वुड क्या है, वुड मेरे पास कंडक्टर जो है मैं ये कहूंगी कि वो बैक कंडक्टर है। तो उसका मतलब जब मैं पोटेंशियल अप्लाई करूंगी उसकी वजह से जो करंट गुजरेगा, तो कंडक्ट जो कॉपर है रॉड है उसमें से ज्यादा करंट गुजरेगा। एक मुख्त यानी दोनों के जो दोनों में जो आपके पास एक कॉपर होगा और एक वुड होगा, दोनों में से जो करंट पार्ट होगा वो मुख्तलिफ डिफरेंट करंट होगा। क्योंकि मेरे पास मुझे पता है वुड क्या है, एक बैक कंडक्टर है, तो उसमें से करंट अगर पास भी होगा तो बहुत कम करंट पास होगा। इसका मतलब है उसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई है, वो करंट को गुजरने में रेजिस्ट करती है। और जो आपके पास जो कंडक्टर है, जो आपने कॉपर रॉड ली है, उसमें से करंट आसानी से गुजर जाएगा, उसका करंट वोट के करंट के मुकाबले में ज्यादा होगा क्योंकि वो मेटल है और उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाए जाएंगे, तो उसकी कंडक्टेंस ज्यादा हाई होगी। तो आपको ऐसी चीज जो कि करंट को किसी मटेरियल से गुजरने में रुकावट बने, वो क्या कहलाती है, उसकी रेजिस्टेंस। हर मटेरियल की अपनी एक खास रेजिस्टेंस होती है। The characteristics of conductor that enters here is its resistance। अब वही बात है कि आपके पास कंडक्टर में जो मौजूद जो कैरेक्टरिस्टिक एक प्रॉपर्टी होती है जो करंट के फ्लो को रोकती है, वो क्या कहलाती है, असल में रेजिस्टेंस होती है। और रेजिस्टेंस को हम कैसे फाइंड करते हैं, we determine the resistance of a conductor between the 2 points by applying potential difference। यानी हमने जो है कंडक्टर्स के दोनों के अक्रॉस जो है पोटेंशियल अप्लाई कर दिया है। अब जो भी करंट उस पर पास होगा वो करंट मेजर होगा, वहां पर जितना करंट गुजर रहा है वहां से हम उसकी रेजिस्टिविटी निकाल सकते हैं। यानी अगर ज्यादा अच्छा कंडक्टर है तो पोटेंशियल अप्लाई करने से ज्यादा करंट गुजरेगा, और अगर कंडक्टर इतना अच्छा खास नहीं है तो इसका मतलब उसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई है, उसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई है। तो हमारे पास रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, R इज इक्वल्स टू
V अपॉन I। V क्या है आपके पास? पोटेंशियल डिफरेंस, और I आपको पास करंट है। V आपके पास किस में होगा? उसका यूनिट होता है वोल्ट्स, और करंट आपके पास I यानी किस में होगा? एम्पेयर्स में। तो आपके पास रेजिस्टेंस का यूनिट क्या बनता है? वोल्ट्स पर एम्पेयर। अब रेजिस्टेंस को है जो डिस्कवर किया था, यानी इस पर जो काम किया था, इस पर जो स्टडी की थी, वो एक साइंटिस्ट था ओम। तो उसने जो है अपने ही नाम से जो है इसका यूनिट जो है वो डिस्कवर कर दिया था, और इसको नाम दे दिया था ओम। और ओम का एक सिंबल होता है जो कि हम यहाँ मेंशन कर देते हैं, वो ये होता है। So that इसी तरीके से 1 ओम बराबर है 1 वोल्ट पर अन एम्पेयर के। A conductor whose function in a circuit is provide a specific resistance is called a resistor। यानी एक रेजिस्टेंस जो होता है, एक भी कंडक्टर जो होता है उसका खास फंक्शन होता है सर्किट में। वो जो भी आपको स्पेसिफाई खास उनका रेजिस्टेंस दे रहा होता है, वो असल में क्या होती है? उस कंडक्टर की रेजिस्टर होता है। उस कंडक्टर कॉल्ड्स को हम कहते हैं, उस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को, जिस मटेरियल की है, जो उस कंडक्टर की है, उसको हम कहते हैं रेजिस्टर। उसकी एक खास किस्म की वैल्यू होती है, और अगर वो वैल्यू, अगर वो एक खास किस्म की जो रेजिस्टेंस है अगर डिपेंड कर रही हो वो मटेरियल पे, तो वो वहां वो हो जाती है क्या? वो वहां हो जाती है रेजिस्टिविटी। उसको भी आगे हम देखते हैं। ये फिगर 3 है, ये फिगर नंबर 3 है। इसमें आपको ये सिंबल्स दिए हुए हैं। किसी भी सर्किट में जब आप हमें कैसे पता चलेगा कि रेजिस्टेंस लगी हुई है? तो रेजिस्टेंस इस सिंबल से शो होती है। फिर आपके पास रेजिस्टेंस को पढ़ने का तरीका है, रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग। फॉर एग्जांपल ये एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इसमें पहला कलर दूसरा कलर, इसको हम 2 डिजिट से पढ़ते हैं। तो और जो तीसरा कलर होता है उसको हम नंबर ऑफ जीरोस और मल्टीप्लाइड्स यानी एक्सपोनेंट में यानी पावर में ले लेते हैं। और जो चौथा कलर होता है वो टॉलरेंस होता है। फॉर एग्जांपल सिल्वर या गोल्डन कलर जो होते हैं वो हमारे पास टॉलरेंस के कलर होते हैं, वो इतने स्मॉल होते हैं कि हम उसे नहीं पढ़ते हैं। ये मैंने यहाँ पर एक चार्ट भी बना दिया इसका, कि आपके पास ब्लैक से लेकर सिल्वर तक का है। हम इसको लेते हैं, जो कलर कोडिंग हम पढ़ते हैं ब्लैक से व्हाइट तक पढ़ते हैं। आपके पास ये कलर कोडिंग है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये वाला कलर जो है रेड है, तो रेड कलर की जो है क्या है? 2। उसका मतलब पहला आपके पास डिजिट क्या गया? 2। फिर दूसरा कलर फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए कि ब्लू है। ब्लू की क्या है? ब्लू का जो कलर है, नंबर है, वो 6 है, 26 हो गया। तीसरा कलर समझ लें आप, फॉर एग्जांपल आपके पास येलो है, येलो की क्या है? 4 है। तो इसका मतलब है 10 की पावर 4। तो ये कितना हो गया आपके पास? 24। 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 lakhs। और इसको अगर एक्सपोनेंट में करेंगे तो ये तकरीबन 2.4 10 की पावर ऐसी कुछ चला जाएगा। या आप इसको ये कह सकते हैं कि आप इसको ये पढ़ सकते हैं कि अगर आप एक्सपोनेंट को थोड़ा सा वो कर दें तो 240 किलो ओम भी पढ़ सकते हैं, या मेरे ख्याल से 240 किलो ओम ये बन जाएगा, अगर आप एक्सपोनेंट को खत्म करके उसको उस फॉर्म में लिखना चाहें, यानी इसके प्रीफिक्सेस की फॉर्म में। तो ये इसका चार्ट था, जिसको हम आ जाते हैं अपने रेजिस्टिविटी की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेजिस्टिविटी होती क्या है। एक हमारे पास रेजिस्टेंस होती है, एक होती है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी हम बात तब कर रहे होते हैं जब हमारे पास, अगर हम किसी कोई भी कंडक्टर हमने लिया है, अगर हम उस कंडक्टर वो अगर किसी और मटेरियल का बना हुआ है, डिफरेंट मटेरियल्स के बने हुए हैं, तो वहाँ पर हम बात करते हैं कि उस मटेरियल की जो रेजिस्टेंस होती है, हाँ रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, तो उस सूरत में हम उसको क्या कहते हैं? उस सूरत में हम उसको कहते हैं कि वो क्या है? असल में उसकी रेजिस्टिविटी है। और अगर सिंपल रेजिस्टेंस की हम बात करें कि अगर रेजिस्टिविटी हमारे पास रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए, तो इसका मतलब है कि आपके पास उस कंडक्टर की लेंथ और एरिया आपके पास क्या है? वो दोनों आपस में इक्वल हो गए, यानी इक्वल्स टू 1 हो गए। अब वो किन किन फैक्टर पे आपके पास रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है हम देख लेते हैं। दिस लीड्स टू ओम लॉ एज वी नो मैथमेटिकली। जैसे कि हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रॉड की लेंथ के। यानी अगर मेरे पास कोई रॉड है, अगर उसकी लेंथ बढ़ रही है तो इसका मतलब है उसकी उसकी रेजिस्टेंस भी क्या होगी? वो बढ़ेगी। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ टू द एरिया ऑफ द रॉड। अगर मेरे पास कोई रॉड है, अगर मैं उसका एरिया बढ़ रहा है मेरे पास, तो मेरे पास रेजिस्टेंस नहीं बढ़ेगी, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है इन दोनों के दरमियान क्या है? इनवर्सली रिलेशनशिप है। यानी अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, लेकिन अगर लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ती है। और अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दूं तो मेरे पास
ये क्वेश्चन बन जाती है आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो आपके पास एक कांस्टेंट आ जाता है रॉ, जिसको हम कहते हैं ग्रीक वर्ड है। ये रॉ सेल में ही हमारे पास वो क्या है, रेजिस्टिविटी है। और यहीं से ही अगर हम इस फॉर्मूले को थोड़ा उलट पुलट कर ले, सिंप्लीफाइड कर ले, तो रॉ का फॉर्मूला आ जाता है इज इक्वल्स टू आर एल अपॉन ए। तो यहाँ से आप देखिए रेजिस्टिविटी भी जो है हमारे पास किस पे डिपेंड कर रही है, लेंथ पे डिपेंड कर रही है, एरिया से उसका इनवर्स रिलेशन है। इट मीन्स इफ एरिया इज टेकन एज 1 यूनिट, अगर मेरे पास एरिया 1 यूनिट हो जाए और एल बी लेंथ भी 1 यूनिट हो जाए, तो होगा क्या मेरे पास, उस सूरत में मेरे पास जो रेजिस्टिविटी होगी वो मेरे पास आर के इक्वल आ जाएगी। और आर क्या है मेरे पास, असल में रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस जो होती है आपके पास वो आपके पास जो है कांस्टेंट हो जाएगी, यानी रेजिस्टिविटी आपके पास रेजिस्टेंस के इक्वल आ गई जब आपके पास किसी भी लॉट की रेंट और उसका एरिया 1 यूनिट हो जाए। रेजिस्टेंस विल इंक्रीज और चेंज इन लेंथ। रेजिस्टेंस कब इंक्रीज होती है, जब आपके पास उसकी लेंथ में चेंज आए, यानी लेंथ आपके पास इंक्रीज हो जाए। रॉ इज ऑल्सो अ रेजिस्टेंस। रॉ क्या है आपके पास, वो भी रेजिस्टेंस है। और ये रेजिस्टेंस कब होती है, जब आपके पास उस रॉड की लेंथ और एरिया दोनों 1 यूनिट हो। तो आपके पास क्या होता है कि रेजिस्टिविटी जिसको हम रॉ सिंबल से शो कर रहे हैं वो किसके इक्वल आ जाती है, आर के इक्वल आ जाती है, रेजिस्टेंस के इक्वल आ जाती है। लेकिन वो चेंज कब होती है, वो चेंज कब होती है, मैंने आपको 2 फैक्टर बताए कि वो किस पर डिपेंड करती है। तो तीसरा फैक्टर कौन सा हुआ, मटेरियल। अगर वो कंडक्टर, अगर उस रॉड का मटेरियल डिफरेंट कर दूं मैं, अगर वो इसका कैरेक्टरिस्टिक दूसरा क्या है, मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, अगर वो चेंज हो जाए तो इसका मतलब है फिर आपके पास क्या है, उस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो कि रेजिस्टिविटी है उसमें चेंज आ जाएगा। यानी फॉर एग्जाम्पल मैंने बहुत सारी रॉड्स ली, लेकिन तमाम रॉड्स का मैंने क्या किया, कंडक्टर, उनका लेंथ और एरिया मैंने बराबर कर दिया, ठीक है। तो मैं ये कहूंगी उन सब की रेजिस्टिविटी क्या है, सेम हो जाएगी। यानी उन सब की जो उनकी खास रेजिस्टेंस होगी वो उसकी इक्वल हो जाएगी। लेकिन अगर मैं उसके उस पर जाऊं कि अगर मैं मटेरियल की बात करूं कि मटेरियल, अगर मैंने बात की मैं नेचर ऑफ मटेरियल पे जा रही हूँ, तो वहां पर मेरे पास क्या होता है, वहां मेरे पास उस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में डिफरेंस आ जाता है। फिर क्या होता है कि वो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाती है जब हम बात करते हैं मटेरियल की। अगर लेंथ और एरिया के हिसाब से बात करें तो हमारे पास जो है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो कि रेजिस्टिविटी कहते हैं वो आपके पास जो है वो रेजिस्टेंस कहलाती है। लेकिन जब अगर हम वो चेंज भी नहीं होती, लेकिन अगर हम जो है जब बात करते हैं उसकी किसके हिसाब से, इट इज रिलेटेड टू यूनिट लाइज स्पेसिफिक ग्रेविटी, the form is directly proportional to the land and inversely proportional to the area of cross section। लेकिन जो कि हम बात करते हैं मटेरियल की, जब वो मटेरियल की वजह से फर्क आता है उसमें, तो वहां पे क्या होता है कि वो रेजिस्टिविटी हो जाती है। यही लिखा हुआ where a is equals to 1 and l is equals to 1 but no change। यानी इसका मतलब है कि एरिया 1 हो जाए, लेंथ 1 हो जाए, तो आपके पास रेजिस्टिविटी किसके इक्वल आ जाएगी, रेजिस्टेंस के इक्वल आ जाएगी, यानी कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर मैंने उसका मटेरियल चेंज कर दिया, उस कंडक्टर का या उसका रॉड का, तो क्या होगा, फिर रॉ भी चेंज हो जाएगा। और खास किस्म की रेजिस्टेंस होती है जो कि जाहिर है मटेरियल के स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रही होती है। वही चीज़ें यहाँ पर लिखी है कि रेजिस्टिविटी क्या है, क्या क्या चीज़ें किस पे डिपेंड करती है। और अब कुछ इसका यूनिट क्या होता है। अगर आप देखें यहाँ से, ये जो ऊपर फॉर्मूला था हमारे पास, रॉ इज इक्वल्स टू आर एल ए। रेजिस्टेंस आपके पास क्या है, इसका यूनिट ओम है, और इसका यूनिट क्या है, मीटर, और इसका यूनिट मीटर स्क्वायर है। तो 1 मीटर और 1 मीटर इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास जो रॉ है इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यानी ओम पर मीटर। यानी 1 मीटर में जितना रेजिस्टेंस में चेंज आएगा वो उसकी क्या है, रेजिस्टिविटी है। इसको हम यूनिट की फॉर्म में इस तरह बता। अब यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन है जो कि कुछ इंपॉर्टेंट है कंडक्टर्स वाइज, यानी मटेरियल वाइज के किसकी रेजिस्टिविटी कितनी अच्छी होती है और किस तरह ये वेरी करती है। एक गुड कंडक्टर जो होता है उसकी रेजिस्टिविटी किसकी कितनी हो सकती है, किसके क्लोज होती है, 10⁸ ओम मीटर, ठीक है। और अगर मैं सिल्वर ले लूँ तो सिल्वर क्या होगा, सिल्वर मुझे क्या देगा, यहाँ पर आपके पास जो आएगा ए ऊपर आएगा और लेंथ नीचे आएगा। oh sorry
यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है जो रेजिस्टेंस है उसका लेंथ से डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन रेजिस्टिविटी का लेंथ से इनवर्स रिलेशन होगा, एरिया से डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये यूनिट हो गया, इसका ये फॉर्मूला हो गया। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो है किसी गुड कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी किसके क्लोज होती है, 10⁸ अगर आपके पास कोई ऐसा रेजिस्टेंस है जो कि अप्रोच कर रहा है 10⁸ ओम मीटर को, तो इसका मतलब है उस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी बहुत अच्छी, यानी वो, इसका मतलब है इतना अच्छा कंडक्टर नहीं है, तो उसमें करंट को फ्लो करने में बहुत मुश्किल पेश आएंगी। सिल्वर जो कि बेस्ट कंडक्टर होता है और बहुत कॉमन यूज होता है, लेकिन सो मच एक्सपेंसिव। कॉमन जो होता है, कॉमन कंडक्टर ज़ाहिर है कॉपर वायर्स हम यूज करते हैं और उसमें से करंट आसानी से गुजर जाता है। और मटेरियल विद रेजिस्टिविटी ग्रेटर देन, और ऐसे मटेरियल जिसकी रेजिस्टिविटी 10⁻10 ओम मीटर हो, जाहिर है उसमें तो करंट बहुत ही मुश्किल होगा। दे कैन प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट विदाउट सिग्निफिकेंट करंट लीकेज, यानी ये जो ये फिजिकल सपोर्ट तो देंगे, रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन करंट कुछ ना कुछ, विदाउट करंट लीकेज जो है रेजिस्टिविटी इसकी बहुत हाई है। एंड इंसुलेटिंग कोटिंग ऑन वायर प्रिवेंट करंट बिटवीन वायर्स दैट टच, और कुछ मटेरियल्स पे जो है इंसुलेटिंग कोटिंग भी होती है जो कि करंट को गुजरने में ऑन वायर प्रिवेंट करंट बिटवीन वायर्स दैट टच, यानी उन उस पे कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर इंसुलेटिंग की कोडिंग हुई हुई होती है, ताकि हम अगर उसको टच करें तो हमें करंट यानी झटका ना लगे, हमें शॉक ना लगे, शॉक्स। Materials with resistivity in the range 10⁻⁻4 to 10⁻⁷ ओम मीटर आर सेमीकंडक्टर। अच्छा, ऐसे मटेरियल जिनकी रेजिस्टिविटी 10⁻⁻4 से 10⁻⁻4 से 10⁻⁷ ओम मीटर होती है, वो जो है सेमीकंडक्टर्स होते हैं। और सेमीकंडक्टर जो होते हैं उनसे हमारे पास क्या बनते हैं, ट्रांजिस्टर्स बनते हैं। मैंने आपको क्या किया कि ऐसे गुड कंडक्टर्स जिनकी रेजिस्टिविटी, गुड कंडक्टर्स की पहचान हम कैसे कर सकते हैं कि उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो 10⁸8 ओम मीटर होती है, और वो मटेरियल जिनकी रेजिस्टिविटी 10⁻10 ओम मीटर होगी, वो तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टिविटी आ जाएगी, यानी वो इतनी अच्छी कंडक्टिविटी उनकी नहीं होगी। अब हम चलते हैं कंडक्टिविटी की तरफ। कंडक्टिविटी क्या है, ये तो हमें पता है कि कंडक्टिविटी कंडक्टेंस से निकला है, रेजिस्टेंस का वर्ड, यानी दोनों आपस में ऑपोजिट होते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन अमंग कंडक्टेंस लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज जी इज इक्वल्स टू, वहाँ पर हमारे पास रेजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड करी थी, लेकिन अब रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी जो है हमारे पास क्या है कि कंडक्टिविटी जो है आपके पास जो जी का सिंबल है, जी असल में सिंबल है हमारे पास कंडक्टेंस का, ठीक है, और जो सिग्मा है वो है आपके पास कंडक्टिविटी, ठीक है। जैसे जी है और वहाँ आर, रेजिस्टेंस क्या था, आर था, तो रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस यानी जी और आर एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वहां पर जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ पे डिपेंड कर रही थी, यहाँ पर जो कंडक्टेंस जी है ये आपके पास एरिया पे डिपेंड कर रही है, एरिया पे डिपेंड कर रही है। वहां जो आपके पास जो रेजिस्टिविटी थी वो एरिया पे डिपेंड करी थी, यहाँ जो आपके पास कंडक्टिविटी होगी वो लेंथ पे डिपेंड करेगी, यानी ऑपोजिट रेसिप्रोकल है। तो यहाँ से हमने जो है देखें, समटाइम्स वी प्रेफर टू स्पीक ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल रादर देन इट्स रेजिस्टिविटी, यानी अगर हम कोई मटेरियल लेते हैं तो अगर हम उसकी कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो वहाँ पर मटेरियल्स की जो रेजिस्टिविटी होती है वो कम होती है, और ये एक दूसरे की क्वांटिटी आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती है। जो ये कंडक्टिविटी का जो यूनिट होता है वो ओम पर मीटर होता है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। If we know the resistivity of a material, we should able to calculate the resistance of a particular, अगर हमें किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी पता है, रेजिस्टिविटी यानी रॉ पता है, तो हम उसकी कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। और कंडक्टेंस मटेरियल की भी एक प्रॉपर्टी, जिस तरह रेजिस्टिविटी यानी रेजिस्टेंस मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है जो कि करंट को फ्लो होने से रोकती है, इसी तरीके से कंडक्टेंस भी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है, जो जितनी हाई होगी करंट आसानी से उस मटेरियल से गुजर सके। इफ द कंडक्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल इज हायर देन रेजिस्टिविटी विल बी लो, अगर किसी मटेरियल की कंडक्टिविटी अच्छी है, हाई है, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी। ये टॉपिक मैं यहीं तक छोड़ रही हूँ, नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह ओम्स लॉ।